हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सन 2000 में आई एक बहुत ही बढ़िया मूवी फ्रीक्वेंसी को। इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में ही सूरज को दिखाते हुए हमें रेडियो की आवाज आती है, जिसमें लोग बात कर रहे थे कि 80 सालों बाद शहर के आसमान पर अरोरा बोरिस नजर आने वाली है। ये सूरज से निकली फ्लेयर से बनती है। साथ ही वो लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियल किलर लड़कियों का बेरहमी से खून कर रहा है और अब तक उसने 3 लड़कियों को मारा है और तीनों ही नर्स थी। साथ ही हमें एक फ्यूल ट्रक दिखाया जा रहा था और अभी 1969 का समय चल रहा है, लेकिन उस ट्रक के सामने पाइप गिरने से ट्रक ड्राइवर से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सामने ही कुछ लोग सीवर लाइन में बिजली की वायर्स का काम कर रहे थे। ट्रक उनकी ही तरफ क्रैश होता है और वो लोग वही सीवर लाइन के नीचे फंस जाते हैं। जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स के ट्रक निकलते हैं। फायर फाइटर्स में से एक फ्रैंक नाम का आदमी था। दूसरे फायर फाइटर्स लगातार उस टैंक पर पानी मार रहे थे, लेकिन वो कभी भी फट सकता था। फ्रैंक का सीनियर उसे बताता है सीवर लाइन में 2 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी फ्यूल पहुँच गया है। वहाँ टूटी हुई बिजली की तार है, अगर वो तार पानी में मिले फ्यूल से टकरा गई तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी फ्रैंक उनकी बात नहीं मानता, उसे उन दोनों को बचाना था। वो तुरंत एक नए लड़के को लेकर अपने साथ सीवर लाइन में जाता है। सामने ही एक कमरा था जिसके अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं। उनमें से एक की टांग टूट चुकी है। फ्रैंक अपने टूल और साथी की मदद से तुरंत उस दरवाजे को खोलता है। सामने ही बिजली की तारें थी जो किसी भी वक्त पानी में मिले फ्यूल से टकराने वाली थी। वो लोग तुरंत उन दोनों को लेकर निकलते हैं। अब ऊपर टैंक से फ्यूल बाहर बहना शुरू हो गया था। सब फायर फाइटर उससे दूर हट जाते हैं। वही नीचे फ्रैंक उन दोनों को लेकर सीढ़ियों तक पहुंच गया था। एक एक करके सब ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन फ्रैंक के चढ़ते समय ही बिजली की वायर फ्यूल से टकरा जाती है, जिससे टैंक में ब्लास्ट हो जाता है। फ्रैंक देखता है आग उसकी ही तरफ आ रही है। वो जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है और सही समय पर बाहर आ जाता है। फ्रैंक बहुत ही बहादुर और एक अच्छा इंसान है। अब नाइट शिफ्ट खत्म होने पर फ्रैंक बाइक से अपने घर आता है। घर के बैक साइड में उसका बेटा जॉन अपने दोस्त गोल्डी के साथ खेल रहा था। फ्रैंक अपने बेटे से मिलता है, फिर घर में जाकर अपनी खूबसूरत बीवी जूलिया के साथ रोमांस करता है। दोनों में बहुत प्यार है। जॉन भी उन्हें डांस करते हुए देखता है। फ्रैंक की जिंदगी परफेक्ट थी। उसके पास नौकरी थी, घर था, बेटा था और उसे प्यार करने वाली बीवी थी। रात में अरोरा बोरेलिस की रोशनी आसमान में थी और फ्रैंक जॉन को साइकिल चलाना सिखा रहा था। फ्रैंक जॉन को लिटिल चीफ बुलाता है, लेकिन उसके छोड़ते ही जॉन गिर जाता है। जूलिया तुरंत बाहर आती है और जॉन डरकर घर में चला जाता है। जूलिया फ्रैंक से जॉन को वक्त देने कहती है, क्योंकि अभी वो बच्चा ही तो है। फिर फ्रैंक अपनी सिगरेट जलाता है। सामने ही खिड़की पर उसका बेटा और बीवी आते हैं। फ्रैंक आसमान में अरोरा बोरेलिस की रोशनी को देखता है। फिर हमें फ्रैंक की आवाज आती है। वो रेडियो पर अपने कलीग से बात कर रहा था। तब उसे पता चलता है ये सोलर फ्लेयर से हो रहा है। फिर हमें अर्थ दिखाई जाती है, क्योंकि अरोरा बोरेलिस ने अर्थ को घेरा हुआ है। फिर कहानी सीधा 1969 से सन 2000 में आती है। सन 2000 में भी अरोरा बोरेलिस की रोशनी आसमान में फिर से दिखाई दी थी। फिर हमें फ्रैंक का घर दिखाया जाता है, लेकिन अब वहाँ फ्रैंक नहीं जॉन रहता है और अभी उसकी बीवी सैम घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि जॉन उसे टाइम नहीं देता, उसकी कुछ परवाह नहीं करता। जॉन को ये पता है इसमें उसकी ही गलती है, लेकिन वो बदल नहीं सकता और उसकी बीवी घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है जॉन एक पुलिस डिटेक्टिव है। कुछ देर बाद जॉन अपने घर के पास ग्राउंड में बैठे शराब पीते हुए आसमान में चमक रही अरोरा बोरेलिस की रोशनी को देख रहा था। उसे याद आता है कैसे वो इसी ग्राउंड में अपने डैड के साथ बेसबॉल मैच खेला करता था। जब वो घर वापस आता है, गोल्डी और उसका बेटा उसके घर में थे। वो दोनों फिशिंग के लिए जाने वाले थे। गोल्डी उससे फिशिंग का सामान मांगता है। जॉन कहता है मिल जाए तो ले लो। गोल्डी बहुत अफसोस कर रहा था, क्योंकि उसने याहू में पैसे नहीं लगाए। लेकिन तभी उसका बेटा आवाज देता है, क्योंकि उसे जॉन के डैड का बॉक्स मिला था। उसे खोलने पर उसमें एक शॉटगन थी, साथ ही उसमें फ्रैंक का रेडियो था। अब अपने बेटे की जिद पर गोल्डी उसे प्लग इन करता है, लेकिन वो शुरू नहीं होता। साथ ही गोल्डी बताता
है इस तरह के रेडियो को इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस लगता था। रेडियो चालू होकर फिर बंद हो जाता है। गोल्डी उसे ठीक कर ही रहा था, लेकिन तभी उसकी बीवी उसे बुलाने आती है। अब कुछ देर बाद जॉन फिर से अकेला था। जॉन अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन वो भी काम पर गई थी क्योंकि उनका फोन वॉइस मेल पर सेट था। जब जॉन टीवी शुरू करता है, उसमें न्यूज चैनल पर कुछ लोग अरोरा बोरेलिस पर डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि अरोरा बोरेलिस इस साल कुछ ज्यादा ही चमकदार है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक अरोरा बोरेलिस की रोशनी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरा आदमी बताता है स्टिंग थ्योरी के मुताबिक अरोरा बोरेलिस से स्पेस टाइम पर असर पड़ता है। स्टिंग थ्योरी यूनिवर्स के 11 डायमेंशन की बात करती है। वही सामने जॉन अपने डैड फ्रैंक की फोटो देख रहा था। उसमें एक पुराना न्यूज़पेपर भी था जिससे हमें पता चलता है फ्रैंक की एक जलती हुई बिल्डिंग में लोगों को बचाते समय मौत हो गई थी। तभी उसे अपने डैड के पुराने रेडियो से किसी की आवाज आती है। पहले तो वो बहुत हैरान होता है, फिर जाकर उस आदमी से बात करता है। पहले तो वो जॉन से बात करने तैयार नहीं होता क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन जॉन को किसी से बात करने की जरूरत थी। तब वो पूछता है वो कहाँ से बोल रहा है। जॉन कहता है न्यूयॉर्क से। वो भी न्यूयॉर्क से ही बात कर रहा था। जॉन को यकीन नहीं होता लोग अब भी इस रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बेसबॉल मैच के बारे में बात करता है। वो किसी अमेजिंग मेट्स नाम की 1969 की टीम की बात कर रहा था। जॉन को वो टीम बहुत पसंद थी, लेकिन जॉन को ये सुनकर अजीब लगता है कि वो आदमी उस सीरीज को लेकर एक्साइटेड था। लेकिन जॉन उसे हैरानी से कहता है अमेजिंग मेट्स तो वो मैच हार गई थी। ये सुनकर उस आदमी को यकीन ही नहीं होता, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ और बात होती इससे पहले ही उनका कॉन्टेक्ट टूट जाता है। फिर हमें पता चलता है सन 2000 का जॉन 1969 में अपने बाप फ्रैंक से बात कर रहा था। अब फ्रैंक वहां से जाते समय दरवाजे से टकराता है, जिससे उसके कांच में दरार आ जाती है। वही प्रेजेंट टाइम में भी उस कांच में दरार आ गई थी। साथ ही टीवी पर अब तक अरोरा बोरेलिस फिनोमिनन का डिस्कशन हो रहा था। इससे हमें समझ में आता है ये उस अरोरा बोरेलिस से हो रहा है जिससे स्पेस टाइम बेंड हो रहा है। और जॉन का 1969 में सिर्फ अपने डैड से कांटेक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों एक ही जगह बैठकर एक ही रेडियो से बात कर रहे थे। बस फर्क ये था जॉन 2000 में है और फ्रैंक 1969 में। फ्रैंक जाकर छोटे जॉन को सुलाता है। वो उसे सुलाने के लिए एक गाना गा रहा था और वही गाना गाते हुए सन 2000 का जॉन सो जाता है। सुबह फ्रैंक के मोहल्ले के सभी लोग टीवी पर मैच देखने जमा हुए थे। वहाँ फ्रैंक का दोस्त पुलिस ऑफिसर सैज भी था। फिर सैज जॉन और उसके दोस्त को तीसरे मैच की टिकट देता है। फिर फ्रैंक सभी की फोटो खींचता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। दरअसल एक जगह काम करते समय वर्कर्स को एक कंकाल मिला था। वहाँ जॉन सैज के साथ आया था। सैज अभी भी उसे अपनी बीवी से सुलह करने बोल रहा था। जॉन जाकर उस कंकाल को देखता है। सामने के घर में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जॉन उससे पूछताछ करने जाता है। उसे पता चलता है जिस जगह वो कंकाल मिला है वहाँ एक समय ग्रीक रेस्टोरेंट हुआ करता था। साथ ही उनका एक बेटा था जो पुलिस में ही था, लेकिन 30 साल पहले ही वो मर चुका है। जॉन वापस आता है। सैज इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि हो सकता था वो कोई हिस्टोरिकल बॉडी हो, मतलब राजा महाराजाओं के समय की। अब शाम को जॉन अपनी माँ के घर पर था। उसने उन्हें बताया नहीं था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसकी माँ समझ गई थी उन दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब दोनों में फ्रैंक को लेकर बात होती है। दरअसल जॉन को अपने डैड ठीक से याद नहीं है क्योंकि उनकी मौत को 30 साल हो चुके हैं। वही 1969 में फ्रैंक जॉन के साथ खेल रहा था। अब रात होने पर जॉन की मॉम उसे सोने ले जाती है। फ्रैंक फिर आसमान में अरोरा बोरेलिस को देखता है। अब फ्रैंक सन 2000 में जॉन से कांटेक्ट करता है। जॉन घर आ चुका था। वो फ्रैंक को जवाब देता है। जॉन उससे हैरानी से पूछता है उसे कैसे पता था कि अमेजिंग मैट्स टीम वो मैच हार जाएगी। जॉन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है क्योंकि वो सीरीज 30 साल पहले हो चुकी है। फ्रैंक को ये मजाक लगता है। वो पूछता है फिर दूसरे गेम में क्या होगा, लेकिन जॉन को उस बारे में भी पता था। तभी फ्रैंक के पास छोटा जॉन आता है। तब फ्रैंक उसे लिटिल चीफ कहकर बुलाता है। जॉन भी ये सुन रहा था। फिर जॉन उसका पूरा नाम पूछता है। फ्रैंक अपना पूरा नाम बताता है। पहले तो जॉन को ये मजाक लगता है। उसे लगता है उसका दोस्त गोल्डी उससे मजाक कर रहा है, लेकिन फ्रैंक एकदम सीरियस था। इसीलिए जॉन उससे उस रेडियो का कॉल लेटर पूछता है। फ्रैंक ठीक वही नंबर बताता है जो जॉन के रेडियो का है। जॉन समझ जाता है। वो फ्रैंक को अपना पूरा नाम और एड्रेस बताता है, साथ ही ये भी कि वो सन 2000 से बात कर रहा है, ठीक उसी जगह से जहां फ्रैंक अभी बैठा है। फ्रैंक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जॉन उसे उस गाने के बारे में बताता है जिसे गाकर वो अपने बेटे को सुलाता है। तब फ्रैंक से उसकी सिगरेट छूट जाती है जिससे एक ट्यूब में आग लग जाती है। फ्रैंक तुरंत उसे बुझाने लगता है, लेकिन जॉन देखता है उस टेबल पर जलने का निशान बनता है। जॉन तुरंत फ्रैंक से कहता है उसने टेबल जलाई है, लेकिन ये सुनकर फ्रैंक को लगता है वो उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए फ्रैंक उसे धमकी देने लगता है कि वो उसके या उसके परिवार के करीब
भी ना आए। जॉन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका लिटिल चीफ है फ्यूचर से, लेकिन फ्रैंक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फ्रैंक उसे धमकी देने लगता है अगर वो उसके बच्चे के पास भी आया तो वो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जॉन कहता है वो तो ऑलरेडी 12 अक्टूबर 1969 को मर चुका है। तब जॉन को पता चलता है 1969 में 12 अक्टूबर कल ही है। जॉन फ्रैंक को बताता है कल एक गोदाम में आग लगेगी। जॉन उसे गोदाम का पूरा एड्रेस बताता है, साथ ही समझाता है उसने दिल से काम लिया था, अगर वो दूसरे रास्ते से जाता तो बच सकता था, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ और बात हो इससे पहले ही उनका कनेक्शन टूट जाता है। जॉन बाहर आकर देखता है दरअसल बारिश की वजह से अरोरा बोरेलिस धुंधला हो गया था। वही 1969 में फ्रैंक छोटे जॉन के पास जाता है। वो सोच रहा था जो भी उसे रेडियो वाले जॉन ने बताया है वो कहीं सच तो नहीं, कहीं कल वो मरने तो नहीं वाला। अब अगले दिन फ्रैंक वो मैच देख रहा था। दरअसल उसे देखना था ये मैच वैसा ही खत्म होता है जैसा जॉन ने बताया है, लेकिन तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है, मतलब कहीं आग लगी है। सभी तुरंत निकलते हैं। वो रेडियो पर अभी भी वो मैच सुन रहे थे और वो टीम ठीक वैसी ही जीतती है जैसा जॉन ने बताया था। इसीलिए फ्रैंक को यकीन हो जाता है वो सच बोल रहा था और उसे ये भी पता है आज वो मर सकता है। वो लोग उस गोदाम तक पहुंचते हैं। उसके अंदर आग लगी हुई थी। तभी एक लड़की भागती हुई आती है। दरअसल उसकी बहन टॉप फ्लोर पर फंसी हुई है। अब वो बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती थी। फ्रैंक अपने टूल लेकर एक जगह की दीवार तोड़कर अंदर जाता है। वही प्रेजेंट टाइम में जॉन एक बार में आया था जहाँ सैच और गोर्डी दोनों ही थे। वही पास्ट में जॉन और उसका साथी बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फ्रैंक के जाते ही वो सीढ़ी टूट जाती है। इसीलिए फ्रैंक अपने साथी को वापस जाने बोलता है और वो खुद उस लड़की को बचाने ऊपर की तरफ जा रहा था। वही प्रेजेंट टाइम में तीनों फ्रैंक के बारे में बात कर रहे थे। इस तरफ फ्रैंक उस फ्लोर पर पहुंचता है और वहाँ की खिड़की तोड़ता है ताकि धुआं बाहर निकल सके। वो देखता है फायर फाइटर्स के ट्रक की सीढ़ी वहाँ तक पहुँच रही है। उसे वो लड़की भी दिख जाती है। वो अभी तक जिंदा थी, लेकिन ट्रक की सीढ़ी का गियर खराब हो गया था। अब वो सीढ़ी और ऊपर नहीं आ सकती थी, इसीलिए मजबूरन उसे दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। उसे सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक जगह आग लगी थी और एक जगह सिर्फ धुआं निकल रहा था। पहले फ्रैंक धुएं वाले रास्ते पर जाता है, लेकिन तब उसे जॉन की बात याद आती है, इसीलिए वो दूसरा रास्ता लेता है जहाँ आग लगी थी। थोड़ा दूर जाते ही उसे जमीन पर एक स्लाइड दिखाई देती है। अब फ्रैंक उस लड़की को लेकर उस पर फिसलने लगता है। अब जैसे जैसे फ्रैंक फिसल रहा था, प्रेजेंट में जॉन को अपने डैड के साथ कुछ विजन आ रहे थे जिसमें वो एक पार्टी में भी थे। इस तरफ फ्रैंक फिसलता हुआ उस लड़की को लेकर पानी में गिरता है और इस तरफ जॉन के हाथ से ग्लास गिर जाता है। फ्रैंक ने उस लड़की को बचा लिया था और वो भी जिंदा बच गया था, लेकिन इस तरफ अभी भी फ्रैंक की मौत हो चुकी है, लेकिन 1969 में नहीं, 1990 में, वो भी लंग कैंसर से। जॉन कहता है उसने उनसे बात की थी, इसीलिए उनकी मौत आग में नहीं हुई। सैच और गोल्डी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी जॉन के दिमाग में दोनों यादें मौजूद है, फ्रैंक के आग में मरने के बाद की भी और उससे बचने के बाद की भी, जो काफी हैरानी की बात थी। इस तरफ फ्रैंक को भी पूरा यकीन हो जाता है उसने अपने फ्यूचर के बेटे से ही बात की थी और उसने ही उनकी जान बचाई है। अब रात में फ्रैंक फ्यूचर के जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे लिटिल चीफ नाम से बुलाता है। तब वहाँ छोटा जॉन आता है। फ्यूचर से उन्हें कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसीलिए वो छोटे जॉन को साइकिल चलाने ले जाते हैं और कुछ ही देर बाद जॉन साइकिल चलाने लगता है। ये एक बाप बेटे के बीच का बहुत ही अच्छा सीन है। दूसरी तरफ जॉन घर आता है। वहाँ उसके डैड के साथ एक फोटो थी। फिर वो पुराना न्यूज़पेपर देखता है जिसमें अब उसके डैड के मरने की जगह बहादुरी की खबर छपी थी। तभी जॉन देखता है टेबल पर आई एम हियर लिखा हुआ आता है, क्योंकि 1969 में फ्रैंक वो लिख रहे थे। फिर जॉन उनसे कांटेक्ट करता है। फ्रैंक उसे थैंक यू बोल रहे थे। जॉन को लग रहा था ये कोई सपना तो नहीं, उन्हें पता नहीं था ये हो कैसे रहा है। जॉन उन्हें बताता है सिर्फ उसे दोनों मेमोरी याद है, उसके आग में जलकर मरने की भी और बचने की भी। जॉन उनसे वादा लेता है वो अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो उन्हें फिर से खोना नहीं चाहता। फ्रैंक उससे वादा करते हैं। अब दोनों बाप बेटे बहुत देर तक बात करते हैं। जॉन कहता है वो एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुनकर फ्रैंक बहुत खुश होते हैं। फिर उनके बीच लगातार बातें होती है। जॉन उन्हें आने वाली बेसबॉल मैच की सीरीज के बारे में बताता है। साथ ही जॉन उन्हें सिगरेट छोड़ने कहता है, उससे ही उन्हें कैंसर होगा और बाद में मौत। अब बहुत देर हो गई थी। फ्रैंक जॉन को आई लव यू बोलते हैं और जॉन रोते हुए कहता है उसने भी उन्हें बहुत मिस किया। उसके बाद जॉन अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन वो काम पर गई हुई थी, इसीलिए जॉन उनके लिए वॉइस मेल छोड़ता है, क्योंकि उसे उन्हें भी इस बारे में बताना था। दूसरी तरफ 1969 में जूलिया मतलब जॉन की मॉम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देख रही थी, लेकिन वहाँ फ्रैंक आया था। दरअसल फ्रैंक बहुत खुश था, इसीलिए वो काम पर अपनी बीवी से मिलने आया था। लेकिन तभी जूलिया देखती
देखती है एक नया डॉक्टर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा था। जूलिया तुरंत जाकर उसे रोकती है क्योंकि उसने पहले ही उसे दवाई दे दी थी। अगर दोनों इंजेक्शन मिल जाते तो पेशेंट मर जाता। अब जूलिया के बिजी होने की वजह से फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। वो पेशेंट जूलिया को घूर रहा था। दूसरी तरफ जॉन को किसी के फ्यूनरल का सपना आ रहा था, लेकिन वो फ्यूनरल फ्रैंक का नहीं बल्कि उसकी माँ जूलिया का था। जॉन तुरंत उठकर अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन अब वो कॉल किसी होटल में लग रही थी। दोबारा ट्राई करने पर भी कॉल होटल में ही लगती है। सुबह जॉन जाकर उसकी वाइफ से मिलकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अब उसे जानती ही नहीं थी। जॉन समझ जाता है कुछ तो हुआ है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जॉन वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है। तब उसके पास सैच आता है। जो सैच पहले उसे बहुत पसंद करता था, अब उससे बहुत बुरी तरह बात कर रहा था। वो बताता है कल मिले कंकाल की रिपोर्ट आ गई है, वो भी नाइटिंगर मर्डर केस है और ये उस सीरियल किलर की 10वीं शिकार है। लेकिन ये सुनकर जॉन काफी हैरान था क्योंकि उसने बस 3 मर्डर किए थे। सैच को उसकी बात समझ नहीं आती। वो उसे केस की पूरी फाइल देता है क्योंकि जॉन इस केस से पर्सनली जुड़ा हुआ है। जब जॉन उन फाइल्स को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस सीरियल किलर की एक विक्टिम उसकी माँ भी थी। मतलब इस बार उसकी माँ मर चुकी है। जॉन तुरंत उन फाइल को घर लाकर फ्रैंक से कांटेक्ट करता है। उसे दिखाई देता है अब उस फोटो में उसकी माँ गायब है। फ्रैंक वहाँ आ गए थे। जॉन उन्हें बताता है अब यहाँ उसकी मॉम मर चुकी है और तारीख है 22 अक्टूबर 1969। पास्ट में 22 अक्टूबर को अभी एक हफ्ता बाकी है। ये सुनकर फ्रैंक तो घबरा जाते हैं। जॉन उन्हें बताता है उस नाइटिंगर सीरियल किलर ने ही उसकी माँ को मारा है और उनके अलावा और 9 औरतों को। जॉन उन्हें बताता है ये उनकी ही वजह से हुआ है, उन्होंने ही कुछ किया है जिससे फ्यूचर बदल गया। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब जॉन उन्हें समझाता है टाइमलाइन के मुताबिक कल वो मर चुके होते तो वो सब नहीं करते जो उन्होंने किया है। जॉन उनसे पूछता है कल उन्होंने क्या क्या किया था। फ्रैंक बताता है वो उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल गए थे। तब जॉन समझ जाता है यही वो इवेंट है जिससे टाइमलाइन बदली है। दरअसल जब फ्रैंक की मौत हुई थी तब कैप्टन उसकी माँ को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गया था। इसका मतलब वो सीरियल किलर वही था जिसे जूलिया ने गलत इंजेक्शन लगने से बचाया था। फ्रैंक कहते हैं वो उसकी माँ को यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे जिससे वो किलर उन्हें मार ना पाए। लेकिन जॉन कहता है बाकी औरतों का क्या, वो भी उनकी ही वजह से मरी है। अब उन्हें पता नहीं था वो किलर दिखता कैसा है, लेकिन जॉन को ये पता था वो आगे क्या करने वाला है। साथ ही वो फ्रैंक से कहता है अगर अगली बार रेडियो नहीं चला तो वो उसकी माँ को यहाँ से दूर ले जाए। अब उन्हें जूलिया के साथ बाकी लड़कियों को भी बचाना होगा। फ्रैंक मान जाते हैं। जॉन बताता है उसकी अगली विक्टिम कैरी नाम की नर्स है। जॉन फ्रैंक को उसकी पूरी डिटेल देता है कि वो कहाँ और कब उसे मारेगा। दरअसल उसकी लाश एक बार के पीछे मिली थी जिसमें वो खुद आधा घंटा पहले मौजूद थी, इसीलिए फ्रैंक भी उसी बार में जाता है। बस फ्रैंक का काम है उस नर्स पर नजर रखना और कोई भी बार से उसका पीछा करने लगे तो फ्रैंक को उसके पीछे जाकर पुलिस को बुला लेना है। दूसरी तरफ जॉन पुलिस स्टेशन में उन फाइल्स को देख रहा था। इस तरफ वो लड़की कैरी और उसकी फ्रेंड फ्रैंक को ड्रिंक ऑफर करती है। फ्रैंक जाकर उनके साथ बैठ जाता है। तब एक आदमी उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ जॉन को खबर मिलती है जिस लड़की का कंकाल उन्हें कल मिला है वो लड़की उस सीरियल किलर की पहली शिकार थी। लेकिन तभी जॉन देखता है कैरी नाम की लड़की की फोटो और फाइल वहाँ से गायब हो गई। वो समझ जाता है फ्रैंक ने उसे बचा लिया होगा। घर जाकर जॉन फ्रैंक से बात करता है। दरअसल बार में फ्रैंक लगातार उस लड़की से बात कर रहा था, इसीलिए किलर पीछे हट गया होगा। लेकिन फ्रैंक को वहाँ किसी पर शक नहीं हुआ। दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ जूलिया, जॉन और गोर्डी आते हैं। जॉन उनसे बात करके बहुत खुश होता है। फिर जॉन खुद के ही यंगर सेल्फ से बात करता है। फिर गोर्डी को उससे बात करनी थी। तब जॉन उसे उसका सबसे बड़ा गिफ्ट देता है। जॉन गोर्डी से कहता है वो हमेशा याहू नाम याद रखे। आपको याद होगा सन 2000 में गोर्डी याहू में इन्वेस्ट ना करने को लेकर बहुत परेशान था। फिर जॉन उन्हें अगली विक्टिम के बारे में बताता है जो नर्स के साथ एक बार में वेट्रेस का भी काम करती है। जॉन फ्रैंक को उसके बार से निकलने और मरने का टाइम बताता है। उस लड़की की लाश उसके घर में ही मिली थी। फिर जॉन उस लड़की के घर जाता है जिसका कल उन्हें कंकाल मिला था। वहाँ उसे उसकी एक डायरी और ईयर बुक मिलती है। पुलिस स्टेशन आकर वो सैच को बताता है 3 लड़के डायरी और ईयर बुक दोनों में है। उनमें से 2 लड़के तो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन एक लड़का जिंदा है। आखिरी मर्डर के बाद मतलब 1970 में सेक्सुअल असॉल्ट के केस में वो 5 साल के लिए जेल गया था। सैच कहता है इसका मतलब जेल से आने के बाद वो सुधर गया, लेकिन जॉन कहता है ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और उसे उस पर ही शक है। दूसरी तरफ 1969 में हम उस बार को देखते हैं जहां वो किलर भी था। साथ ही फ्रैंक ने उस वेट्रेस पर नजर रखी थी। दूसरी तरफ जॉन उस आदमी को लाकर पूछताछ कर रहा था, लेकिन उसे मर्डर के बारे में कुछ
पता नहीं था। सख्ती से पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बता रहा था, इसीलिए सैच को लगता है ये वो आदमी नहीं है। दूसरी तरफ उस लड़की की शिफ्ट खत्म हो गई थी। वो ड्रेस बदलने जाती है और फ्रैंक बाथरूम जाता है, लेकिन बाथरूम में वो किलर उस पर हमला कर देता है। उसे लग रहा था फ्रैंक उसका पीछा कर रहा है, जो सच भी है। फ्रैंक यहाँ उसकी पहली विक्टिम का नाम लेता है और यहाँ दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। तब वो फ्रैंक को मारकर उसके पर्स में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है। वो फ्रैंक को जान से मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, इसीलिए वो फ्रैंक को टॉयलेट में छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन इंतजार कर रहा था, लेकिन उस लड़की की फोटो वहाँ से गायब नहीं होती। इस तरफ जब फ्रैंक को होश आता है, वो तुरंत उस लड़की के घर की तरफ भागता है। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, उसे एक औरत देख लेती है, लेकिन जब फ्रैंक अंदर जाता है वो लड़की मर चुकी थी। मतलब उस किलर ने उसे मार दिया। बाद में फ्रैंक उस लड़की की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि उन्होंने ही टाइमलाइन बदली है। लेकिन जॉन उसे समझाता है अब वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी आग में मौत नहीं हुई। फ्रैंक हिम्मत हार रहे थे, लेकिन जॉन उसे मोटिवेट करता है। फिर फ्रैंक बताता है किलर के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब अब उसे पता है वो कौन है और कहाँ रहते हैं। लेकिन जॉन पूछता है क्या वो उसका पूरा वॉलेट ले गया, लेकिन फ्रैंक बताते हैं वो सिर्फ लाइसेंस ले गया। ये जानकर जॉन खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो किलर बचेगा नहीं। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जॉन उन्हें बताता है उस वॉलेट पर उसके उंगलियों के निशान जरूर होंगे, इसीलिए अब वो वॉलेट उन्हें जॉन तक पहुंचाना होगा। इसीलिए जॉन उन्हें ध्यान से उस वॉलेट को निकाल कर प्लास्टिक में रख कर ऐसी जगह रखने कहता है जहाँ से 30 सालों तक कोई उसे निकाल ना पाए। फ्रैंक उसे विंडो के नीचे बने बॉक्स के फ्लोर में रखता है, क्योंकि उसके नीचे की लकड़ी ढीली है। इस तरफ 1969 में फ्रैंक उस वॉलेट को वहाँ रखता है और 2000 में जॉन उस वॉलेट को वहाँ से निकालता है। अब वो कहता है वो फिक्र ना करे, अब वो किलर पकड़ा जाएगा। अगले ही दिन जॉन उन फिंगरप्रिंट को अपने डेटाबेस से मैच करवाता है और वो आदमी एक पुलिस वाला निकलता है जिसका नाम जैक शेफर्ड था। जॉन तुरंत उसके घर पहुंचता है, क्योंकि ये वही पुलिस वाला था जिसके घर जॉन उस समय गया था जब उन्हें वो कंकाल मिला था। तब वहाँ उसके माँ बाप थे और वो मर चुका था। लेकिन जब जॉन फिर उस घर में जाता है, वो घर पूरा बिखरा पड़ा था। उस किलर के डैड बताते हैं उनका बेटा पुलिस से रिटायर होकर प्राइवेट डिटेक्टिव का काम कर रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था किसी झूठे केस में। वहाँ उसके मॉम की फोटो भी थी, वो भी नर्स थी। उसके डैड बताते हैं उनकी मौत हो चुकी है और उसे भी वैसे ही बेरहमी से मारा गया था और किलर कभी नहीं मिला। जॉन समझ जाता है उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। फिर जॉन वहाँ से एक बार में जाता है जहाँ वो किलर बैठा था। वो अब बूढ़ा हो चुका था। पहले जॉन जाकर उससे नॉर्मल बात करता है, क्योंकि वो भी कभी पुलिस में था। फिर जॉन उसे परसों मिली उस लड़की के कंकाल की डिटेल देता है, क्योंकि वो उसकी पहली शिकार थी। लेकिन बाद में जॉन उसे उसकी ही माँ की फोटोज दिखाता है। दरअसल उसने अपनी माँ को दूसरे तरीके से मारा था। अगर पुलिस वालों को पता चल जाता कि उसकी माँ भी उस किलर का शिकार है, तो पुलिस उसका बैकग्राउंड चेक करवाती। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। जॉन कहता है वो 30 साल पहले ही पकड़ा जा चुका है, बस उसे पता भी चल रहा है। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। अब वो जाकर फ्रैंक को उसकी पूरी डिटेल बताता है। अब वो पुलिस वाला था, इसीलिए जॉन पब्लिक फोन से फ्रैंक को FBI को बताने कहता है कि जैक शेफर्ड ही खूनी है। साथ ही वो FBI को बताए कि उस लड़की को किलर ने कहाँ दफनाया है। फिर वो लोग उसके घर की तलाशी लेंगे, जहाँ उसे उन लड़कियों के गहने मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी हर शिकार का एक गहना अपने साथ ले जाया करता था। लेकिन तभी घर में सैच आता है। वो फ्रैंक को बाहर चलने बोल रहा था। वो बिल्कुल सीरियस था, क्योंकि वो ड्यूटी पर है। रेडियो से जॉन लगातार पूछ रहा था, लेकिन सैच फ्रैंक को बाहर लेकर आता है। दरअसल उन्हें उस लड़की की लाश के नीचे फ्रैंक का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, मतलब वो फंस गया है। वो सैच से पूछकर 2 मिनट के लिए अंदर जाता है और अंदर जाकर जॉन से कहता है पुलिस उसे खूनी समझ रही है। तभी वहाँ सैच आ जाता है और फ्रैंक को जबरदस्ती बाहर ले जाने लगता है। उस खींचतान में रेडियो गिरकर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन का रेडियो भी खराब हो जाता है। अब कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन में फ्रैंक सैच को बता रहा था वो किलर जैक शेफर्ड नाम का पुलिस ऑफिसर है। लेकिन सैच को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्रैंक ने बताया ये इन्फॉर्मेशन उसे रेडियो पर उसके फ्यूचर के बेटे ने दी। फ्रैंक उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर सी बात थी सैच को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लग रहा था उस लड़की और फ्रैंक में कुछ संबंध था। फ्रैंक यहाँ बहुत मुसीबत में है, क्योंकि एक विटनेस ने उसे उस लड़की के घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा था। सैच को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ मैच की आवाज आ रही थी। तब फ्रैंक कहता है वो प्रूफ कर सकता है वो सच बोल रहा है। वो सैच को बताता है मैच में आगे क्या होगा, लेकिन अभी भी सैच को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वही दूसरी तरफ जॉन फ्रैंक की फोटो को देखते हुए परेशान हो रहा
रहा था क्योंकि अब न्यूज़पेपर में फ्रैंक की सीरियल किलर होने की खबर छपी थी। अब वो कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ सैच जाकर जूलिया से मिलता है। उसके सामने ही टीवी पर मैच आ रहा था, लेकिन सैच उस पर ध्यान नहीं देता और जूलिया को कॉफी पिलाने ले जाता है। उनके बाहर जाते ही जैक शेफर्ड स्टेशन में आता है। सैच एक कैफे जाकर जूलिया से कुछ सवाल कर रहा था। उसके पीछे ही टीवी पर मैच आ रहा है। वही पुलिस स्टेशन में सभी लोग मैच देखने में बिजी थे। तब शेफर्ड जॉन के कमरे में जाता है और गन पॉइंट पर उससे पूछता है उसे कैसे पता चला वही किलर है। लेकिन तभी वहाँ सैच का पार्टनर आ जाता है और उसे बाहर लेकर जाता है क्योंकि वो उसके सस्पेक्ट के साथ था, लेकिन वो बहाना बनाने लगता है। दूसरी तरफ सैच जूलिया से पूछता है फ्रैंक रेडियो पर किससे बात करता है। जूलिया बताती है कोई जॉन नाम का पुलिस ऑफिसर है, उसने भी उससे बात की है। ये सुनकर सैच को थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था। वही पुलिस स्टेशन में फ्रैंक वहाँ की वायर्स निकालने लगता है क्योंकि उसे पता है शेफर्ड फिर से आएगा। इस तरफ सैच जूलिया को बताने वाला था जो फ्रैंक ने उसे बताया है कि वो रेडियो पर जॉन मतलब अपने फ्यूचर के बेटे से बात करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो जूलिया को कैसे समझाए। इस तरफ फ्रैंक उन वायर को निकालकर उसका एक सिरा दरवाजे के हैंडल पर लगाता है और दूसरे सिरे को बिजली से कनेक्ट करता है। फिर जमीन पर कॉफी गिराकर अपना ट्रैप बनाता है। वही बाहर सैच जूलिया को बताता है एक लड़की की लाश के नीचे उन्हें फ्रैंक का लाइसेंस मिला है। वही पुलिस स्टेशन में फ्रैंक तैयार था। कैफे में सैच को सुनाई देता है मैच में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा फ्रैंक ने बताया था। सैच जूलिया को छोड़कर मैच देखने लगता है। अब दूसरी तरफ जैसे ही शेपर्ड दरवाजा खोलकर अंदर आता है उसका पैर कॉफी पर पड़ता है और तभी जॉन वहाँ वायर फेंकता है जिसके शॉक से शेपर्ड वही बेहोश हो जाता है। फिर जॉन जाकर उसका वॉलेट चेक करता है। लाइसेंस पर उसके घर का एड्रेस था। फिर जॉन उसके लाइटर और किसी कैन की मदद से वहाँ के फायर अलार्म को ऑन कर देता है जिससे पुलिस स्टेशन में पानी आना शुरू हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक बाहर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ सैच देखता है मैच बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा फ्रैंक ने बताया था, मतलब फ्रैंक सच बोल रहा था। फिर हम देखते हैं फ्रैंक किसी के घर में कुछ ढूंढ रहा है। फिर वहाँ शेपर्ड आता है क्योंकि ये उसका ही घर है। फ्रैंक उसकी आवाज सुन लेता है और उसके देखने के पहले ही छुप जाता है। वो जाकर अपने अलमारी के ऊपर देखता है क्योंकि वही सारे सबूत रखे थे। अब वो वापस जाने वाला था। फिर फ्रैंक जाकर देखता है उसे भी सबूत मिल जाते हैं, लेकिन उससे कुछ आवाज हो जाती है। फ्रैंक तुरंत वहाँ से भागता है। शेपर्ड उस पर फायर कर रहा था। एक गोली उन सबूत के बॉक्स पर लग जाती है जिससे वो सबूत वही गिर जाते हैं और फ्रैंक खिड़की से बाहर भागता है। शेपर्ड भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसके जाते ही वहाँ सैच और उसका पार्टनर आते हैं। उन्हें वहाँ सबूत दिख जाते हैं, मतलब हर विक्टिम का एक गहना। दूसरी तरफ शेपर्ड एक झील के किनारे फ्रैंक को ढूंढ रहा था। तभी फ्रैंक उसे पानी में खींच लेता है। अब पानी के अंदर ही दोनों लड़ रहे थे, लेकिन फ्रैंक के हाथ में एक बोल्ट लग जाता है जिससे वो लगातार शेपर्ड के सिर पर मारता है और उसके बेहोश होने पर बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही वहाँ सैच और उसका पार्टनर आते हैं। अब कुछ देर बाद फ्रैंक घर वापस आता है। उसे देखकर जूलिया रोने लगती है। वही दूसरी तरफ सैच शेपर्ड की लाश को ढूंढवा रहा था, लेकिन स्कूबा ड्राइवर्स को उसकी लाश नहीं मिलती। दूसरी तरफ जॉन अरोरा बोरेलिस को देखता है। न्यूज चैनल्स की आवाज के जरिए हमें पता चलता है अरोरा बोरेलिस आज आखिरी बार दिखने वाली है। दूसरी तरफ फ्रैंक रेडियो को सुधारने की तैयारी कर रहा था। जूलिया उसे कॉफी और सिगरेट लाकर देती है, लेकिन फ्रैंक सिगरेट फेंक देता है और उस रेडियो को सुधारने में लग जाता है। उधर फ्रैंक रेडियो को ठीक करता है और 2000 में वो रेडियो अपने आप ठीक हो जाता है। तभी जॉन भी घर वापस आता है। फ्रैंक जॉन को बताता है उन्होंने शेपर्ड को रोक लिया है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ थी क्योंकि अभी तक सन 2000 में जूलिया मरी हुई है। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने तो उसे मार दिया था, लेकिन तभी जॉन पर शेपर्ड हमला कर देता है, मतलब वो अभी तक जिंदा है। फ्रैंक को भी उसकी आवाज आती है, लेकिन तभी 1969 में शेपर्ड फ्रैंक पर हमला कर देता है। यहाँ जॉन 2000 में उससे लड़ रहा था। वही पास्ट में शेपर्ड फ्रैंक को बांधकर जूलिया की तरफ बढ़ने वाला था। जॉन की लड़ाई की आवाज से फ्रैंक को होश आता है। वही ऊपर शेपर्ड जूलिया का रेप करने की कोशिश कर रहा था। वही इस तरफ जॉन अभी तक उससे लड़ रहा है। वही ऊपर छोटा जॉन वहाँ आ जाता है। तभी जूलिया उसका चेहरा नोच लेती है, लेकिन वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जूलिया के नोचने का निशान सन 2000 के शेपर्ड के चेहरे पर भी बन जाता है। शेपर्ड जॉन को लेकर नीचे आता है, लेकिन फ्रैंक उसके सामने शॉटगन लिए खड़ा था, लेकिन वो जॉन को सामने कर देता है। वही सन 2000 में शेपर्ड जॉन की गन तक पहुंच गया था। इस तरफ छोटे जॉन को मारने की धमकी देकर वो फ्रैंक को गन फेंकने बोल रहा था। वही दूसरी तरफ शेपर्ड के हाथ में गन आ गई थी। वो कहता है अब वो मरेगा, लेकिन उसकी आवाज पास्ट के भी शेपर्ड को आती है। तभी ऊपर से जूलिया उस पर कूदकर जॉन को छुड़ाकर हट जाती है। शेपर्ड फ्रैंक की तरफ
तरफ दौड़ता है, लेकिन फ्रैंक गन शॉट से उसका हाथ उड़ा देता है और शेपर्ड बाहर भाग जाता है। वही प्रेजेंट टाइम में शेपर्ड देखता है उसका हाथ खुद ब खुद गायब हो रहा है और इसी के साथ जॉन का घर भी पूरी तरह बदलने लगता है। तभी सामने से कोई शेपर्ड को शूट कर देता है, जिससे वो फाइनली मारा जाता है। जॉन हैरानी से सामने देखता है क्योंकि सामने उसके डैड मतलब बूढ़े फ्रैंक खड़े थे। जॉन जाकर उनके गले लग जाता है क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। वही हम आसमान में अरोरा बोरेलिस को गायब होते हुए देखते हैं। अगले सीन में जॉन, उसकी माँ और फ्रैंक बेसबॉल मैच खेल रहे थे। वहाँ सैच और गोल्डी भी थे। फ्रैंक एक शॉट मारते हैं और वो बॉल जाकर गोल्डी के कार के लाइट पर लगती है। उसके कार पर याहू लिखा था, मतलब अब वो एक सक्सेसफुल आदमी है। फिर हम देखते हैं वहाँ जॉन का बेटा भी है और उन्होंने एक बहुत अच्छी खुशियों भरी जिंदगी जी है और अभी भी जी ही रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।